नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के टॉप 10 पुस्तकों की श्रृंखला में आज मैं सिनेमा विधा की पुस्तकों के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य तक को बुक कैफे के एक दिन एक किताब में जो पुस्तकें प्राप्त हुई थी, उन्हीं पुस्तकों में से जो पुस्तकें विधा विशेष में हमें अच्छी लगी, मैं उनकी चर्चा के साथ उपस्थित होता हूं इस कार्यक्रम में। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की श्रृंखला के साथ आपके सामने है। सिनेमा श्रृंखला में जो पुस्तकें हमको टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रही, उनमें जादूनामा, जावेद अख्तर एक सफ़र, यह पुस्तक शामिल है। इसके रचनाकार हैं जावेद अख्तर खुद और अरविंद मंडलोई। अरविंद मंडलोई ने इसका संपादन किया है। जावेद अख्तर की अपनी बड़ी भूमिका रही है। जावेद अख्तर जो हमारे समय के जाने माने शायर, पटकथा लेखक, गीतकार, लेखक और एक प्रखर वक्ता के रूप में स्थापित हैं। उन्होंने यहाँ तक का मुकाम, जब उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, यहाँ तक कि साहित्य जागृति सम्मान, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया था। उसके पीछे किस तरह से उनकी मेहनत, किस तरह से संघर्ष, किस तरह से उनका बचपन था, किस तरह से उन्होंने अपने गीतों को लिखा, शायरी को लिखा, अपने बचपन को देखा, अपने बुजुर्गों को देखा, वह सब कुछ इस पुस्तक में शामिल है। खास बात यह कि यह पुस्तक एक कॉफ़ी टेबल बुक है और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जावेद अख्तर साहब के जाने अनजाने, देखे अनदेखे जीवन वृत्त कहीं शब्द चित्र के रूप में तो कहीं चित्रों के साथ, असली चित्रों के साथ पाठकों के सामने आते हैं। अरविंद मंडलोई, जिन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है, इसको संकलित किया है, इसको लिखने में मदद की है, चूँकि उनका जीवन भी बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है और मेहनत, विश्वास और प्रतिबद्धता से वे संपादकों की उस श्रृंखला में जा खड़े होते हैं जहाँ बेहतरीन पुस्तकें बन सकती हैं। और वे अपने जीवन के इस बदलाव का श्रेय जावेद अख्तर को देते हैं और एक तरह से इस पुस्तक के माध्यम से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यह पुस्तक अंग्रेजी में रक्षांदा जलील के अनुवाद से जादूनामा, जावेद अख्तर्स जर्नी के नाम से प्रकाशित है। इन पुस्तकों को मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है सिनेमा श्रृंखला की, उसका नाम है इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए। यह अजय ब्रह्मात्मज की पुस्तक है। फिल्मी दुनिया के नायाब और अपनी तरह के इकलौते हीरो इरफान खान पर अजय ब्रह्मात्मज ने पुस्तक तब लिखी जब उनके गुजरे हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका था। इरफान अजय ब्रह्मात्मज की ज़िंदगी में बहुत करीबी स्थान रखते हैं। उन्होंने पूरे जीवन अजय ब्रह्मात्मज को भैया कहा और ब्रह्मात्मज ने उनकी शुरुआत से लेकर आखिरी समय तक, जब वो शीर्ष पर थे, तब तक की यात्रा को इस पुस्तक में लिखा है। खास बात यह है कि ई बुक्स के रूप में यह पुस्तक पहले भी आ चुकी थी 2 हिस्सों में, इरफान और इरफानियत के नाम से। उनके प्रशंसकों का, पाठकों का बहुत दबाव था कि इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाए। तो यह पुस्तक, जो इसमें 3 दशक से अधिक का अजय ब्रह्मात्मज का जुड़ाव और उन पर किए गए लंबे साक्षात्कार और लगभग 37 संस्मरण या साक्षात्कार इस पुस्तक में सम्मिलित हैं, जो इस पुस्तक को खास बनाते हैं। और इरफान के जीवन का ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो इस पुस्तक में शामिल न हो। हालांकि यह इरफान खान की जीवनी नहीं है। इस पुस्तक को सरस्वती बुक्स ने प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है वह है ओवर द टॉप, OTT का महाजाल। इसके लेखक अनंत विजय हैं। आज के समय में OTT ने जिस तरह से हर व्यक्ति के घर में, यहाँ तक कि हर व्यक्ति की अंगुलियों तक अपनी पहुँच बना ली है। आप एक अंगुली चलाते हैं और आपके सामने OTT का संसार खुल जाता है। लेकिन OTT की इस विस्तृत परिधि ने किस तरह से वहाँ गाली गलौज, यौनिकता, नग्नता, हिंसा, खून खराबा, विभत्सता का भी प्रचार किया है। अनंत विजय की भी यह पुस्तक उस पर गहरी चिंता प्रकट करती है। वे एजेंडा के मार्फत
OTT की मार्फत जो एजेंडा चलाया जा रहा है उस पर भी बात करते हैं और तमाम धारावाहिकों का उल्लेख करते हुए संसदीय समिति क्यों चिंता व्यक्त करती है OTT प्लेटफॉर्म पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो निर्देशक और निर्माताओं की सोच है, विचारधारा है ऐसी सीरीज़ को बनाने के पीछे, उन पर भी वो नज़र डालते हैं और उस स्वनियमन के प्रारूप को भी लेकर आते हैं जो स्वनियमन OTT की दुनिया के लिए ज़रूरी है और दुनिया भर में किस तरह से इस माध्यम पर नियंत्रण रखने के लिए या नज़र रखने के लिए नियमावली है, उसकी भी बात करते हैं। अनंत विजय जो है वो मार्क्सवाद का अर्धसत्य, बॉलीवुड सेल्फी, अमेठी संग्राम जैसी पुस्तकों से चर्चित रह चुके हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार का स्वर्ण कमल वो पा चुके हैं। यह पुस्तक उनकी विश्लेषणात्मक दृष्टि में एक और कदम आगे बढ़ाती है, उनको स्थापित करती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाश। सिनेमा श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है पंडित राधे श्याम कथावाचक फिल्मी सफर। यह हरिशंकर शर्मा की पुस्तक है। पंडित राधे श्याम कथावाचक दुनिया भर में अपनी तरह की रामकथा के लिए जाने जाते हैं। भारत और दुनिया के दूसरे देशों में हिंदी माध्यम से खड़ी बोली में जो रामकथा रामलीला खेली जाती है उसमें अधिकांश पद जो है वह राधे श्याम कथावाचक के रामचरित से लिए गए। लेकिन उनका रंगमंच और पारसी थिएटर से क्या संबंध था, किस तरह से वह सिनेमा और पारसी थिएटर के बीच की मजबूत कड़ी थी और किस तरह से 50 वर्षों के लगभग अपने जीवन काल में रंगमंच और फिल्मों के सिनेमा जगत में राधे श्याम कथावाचक ने अपनी सक्रियता दिखाई, वह इस पुस्तक में लिखा गया है। 1916 में वीर अभिमन्यु नाटक, जिसे पारसी रंगमंच का पहला हिंदी धार्मिक नाटक कहा जा सकता है, वहाँ से लेकर उनके आखिरी समय तक की जीवन यात्रा, फिल्मी यात्रा पर हरिशंकर शर्मा ने एक दृष्टि डाली है और वो ये नसरुद्दीन शाह के इस बड़े वक्तव्य के साथ उपस्थित होते हैं कि अगर फिल्मी संसार में बरेली को एक सांस्कृतिक पहचान मिलती है तो वह प्रियंका चोपड़ा से नहीं बल्कि पंडित राधे श्याम कथावाचक से मिलती है। श्वेत श्याम सिनेमा के दौर को और उस दौर में किस तरह से धार्मिक प्रधान मंचन हो रहा था, इन सब पर यह पुस्तक एक अलग दृष्टि डालती है। इसके प्रकाशक हैं बोधि प्रकाशन। इसी कड़ी की जो अगली पुस्तक है सिनेमा श्रृंखला में, उसका नाम है शैलेंद्र। यह इंद्रजीत सिंह द्वारा लिखा गया एक विनिबंध है। शैलेंद्र, जिन्हें फिल्मी दुनिया का सबसे अनूठा गीतकार कहा जाता है जावेद अख्तर की नज़रों में, वह फिल्मी दुनिया के सबसे शीर्ष गीतकार थे। क्यों? उसका उत्तर जावेद साहब बड़ी लंबे वक्तव्य में देते हैं और उनका कहना है कि दूसरे लोग शायर थे, कवि थे, वहाँ से वो गीतों की दुनिया में आए, लेकिन शैलेंद्र क्यों नाचे सपेरा जैसा गीत लिखते हैं और वैसा कोई 3 शब्दों में यह बात पूरी दुनिया में उनकी नज़र में किसी और ने नहीं लिखी। मैं पहली पंक्ति लिखता हूँ और डर जाता हूँ राजा के सिपाहियों से, पंक्ति काट देता हूँ, सिर्फ यही सुनना बाकी था कि हमारे वक्त में खौफ के मारे कभी भी बन गए कविता के हत्यारे। ऐसे शब्दों के साथ जो शैलेंद्र का जीवन है, उनके जीवन संघर्षों से जुड़ी हर बात, उनकी लिखी गई हर बात, उनकी कालजयी गीत, उनके द्वारा काम की जिन फिल्मों में उनके गीत थे, उन सब का उल्लेख बहुत कम शब्दों में इस विनिबंध में दिया है। साहित्य अकादमी ने पहली बार संभवतः फिल्मी दुनिया के किसी गीतकार पर विनिबंध लाया है। इसके लिए भी प्रकाशक साहित्य अकादमी को और लेखक को बधाई दी जा सकती है। इस श्रृंखला में सिनेमा श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है बॉलीवुड की बुनियाद। अजीत राय की यह पुस्तक है। बॉलीवुड की बुनियाद में वो हिंदी सिनेमा के गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं और यह पुस्तक अंग्रेजी में हिंदुजाज एंड बॉलीवुड के नाम से प्रकाशित है। हिंदी में बॉलीवुड की बुनियाद क्यों है, वह आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो कहते हैं कि हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग जिसको कहा जाता है, वह दरअसल 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 से शुरू होकर 1984-85 तक अमिताभ बच्चन की नसीब तक लगभग 1200 की फिल्मों का यह सफ़र जो है
वह हिंदुजा बंधुओं के प्रयास से बना हुआ है। अब हिंदुजा बंधुओं का लगभग इन फिल्मों की जो ऐतिहासिक वैश्विक सांस्कृतिक यात्रा है भारतीय सिनेमा की, उसमें क्या भूमिका रही है, किस तरह से ये फिल्में ईरान से होकर ब्रिटेन, तुर्की, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, थाईलैंड, ग्रीस होते हुए सारी दुनिया में पहुंचती हैं और उसमें हिंदुजा बंधुओं की क्या भूमिका है और इस प्रक्रिया ने किस तरह से हिंदी सिनेमा को मजबूत बनाया और उससे बॉलीवुड की बुनियाद गढ़ी गई। अजीत राय उस पर नज़र डालते हैं। इस पुस्तक को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है चल उड़ जा रे पंछी। संगीतकार चित्रगुप्त के व्यक्तित्व एवं कृति पर डॉक्टर नरेंद्र नाथ पांडे की यह पुस्तक 2 खंडों में विभाजित है। हिंदी सिनेमा में चित्रगुप्त का कोई सानी नहीं रहा है। वे भोजपुरी, मगही और अन्य बोलियों में भी उन्होंने वो गीत रचते रहे चित्रगुप्त, और उनके जो काम करने का दायरा है वह बहुत विस्तृत रहा है। 2 खंडों में नरेंद्र नाथ पांडे ने यह पुस्तक आरंभ की है। इस पुस्तक को लिखने के लिए उनको लता मंगेशकर का आशीर्वाद भी मिला और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, प्यारेलाल आनंद जी, किशोर भाई, सुरेश वाडकर, उदित नारायण, अलका याग्निक, समीर एवं चित्रगुप्त के पुत्र जो है आनंद और मिलिंद, इन लोगों ने और दूसरी फिल्मी हस्तियों और बाकी स्थापित लोगों ने जो संगीत के गीत के रसिक थे उनके संस्मरण जो है इस पुस्तक को व्यापक ऊंचाई देते हैं। दूसरे खंड में, पहले भाग में जहां चित्रगुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व की बात होती है, वहीं दूसरे भाग में उनके द्वारा रचे गए जितने भी गीत हैं वह एक जगह संकलित है। इस पुस्तक को कौटिल्य बुक्स ने प्रकाशित किया। इस कड़ी की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है नगमे, किस्से, बातें, यादें। ये राकेश आनंद बख्शी की पुस्तक है जो हिंदी सिनेमा जगत में आनंद बख्शी की भूमिका को बताती है, उनके जीवन की भूमिका को बताती है। आनंद बख्शी इस तरह के गीतकार रहे हैं जिन्होंने इतने गीत लिखे जितने गीत भारतीय सिनेमा की दुनिया में बहुत कम, क्या कहें, कई गीतकारों ने मिलकर भी नहीं लिखे। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर आनंद बख्शी के गीत न हो। लेकिन अंग्रेजी सेना में फौज की नौकरी करने वाला एक लड़का गीतकार बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचता है और देर सवेर हिंदी सिनेमा में ऐसा मुकाम बनाता है जहां तक उससे पहले कोई दूसरा नहीं पहुंच सका। तो यह पुस्तक बहुत सारी सीख देती है, यादों को, किस्सों को। उनके बेटे, जिन्होंने अंग्रेजी में जो पुस्तक थी उसका नाम था नगमे, किस्से, बातें, यादें, द लाइफ एंड लिरिक्स ऑफ आनंद बख्शी, यूनुस खान के हिंदी अनुवाद से यह पुस्तक हिंदी में आई है। हिंदी पुस्तक के प्रकाशक हैं अद्वैत पब्लिकेशन। यह पुस्तक भी हमारे समय के एक बड़े गीतकार पर नज़र डालती है। इस श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है कैफे सिने संगीत। पंकज राग ने इस पुस्तक को लिखा है। पंकज राग वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे, हाल के दिनों में अभी बीमार हैं, कोमा की स्थिति में वह एम्स में भर्ती हैं। लेकिन सिनेमा जगत को और भारतीय सिनेमा के गीत संगीत पर, फिल्मों की प्रक्रिया पर उन्होंने बहुत गंभीर नज़र डाली। संस्कृति कर्मी और संस्कृति रसिक के रूप में उनकी अपनी पहचान रही है और उनका कहना है कि फिल्मों का कोई ऐसा गीत संगीत, हमारी फिल्मों का जो गीत संगीत है वह जीवन के हर पक्ष से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा पक्ष नहीं है जीवन का जिसके लिए गीत न बना हो, कोई धुन न हो, कोई बोल न हो, कोई पंक्ति न हो जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द मौजूद न हो। कैफे सिने संगीत में वो भारतीय फिल्मों का जो अंदाज है, जो गीत कहने की प्रक्रिया है, जो भारतीय समाज को समझने और उकेरने की प्रक्रिया रही है हमारे गीतकारों की, उनका विश्लेषण करती है, उन गीतों का विश्लेषण करती है और उनकी संरचना, उनकी स्वीकृति, उनकी लोकप्रियता और विषय वस्तु की जानकारी देती है और यह भी बताती है कि भारतीय समाज के अपने उतार चढ़ाव ने किस तरह से भारतीय सिनेमा के गीतों के भी उतार चढ़ाव को रेखांकित किया है।
इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। सिनेमा श्रृंखला की जो आखिरी पुस्तक है वह है अजीत का सफ़र। इकबाल रिजवी इसके रचनाकार हैं। सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। यह डायलॉग अगर बच्चे बच्चे की जुबान पर आता है तो इसके पीछे उसके अभिनेता अजीत की बड़ी भूमिका है। अजीत फिल्मी दुनिया के जाने माने अभिनेता कैसे बने, वे कितने बेहतरीन इंसान थे, किस तरह से अफ़गानिस्तान से आए हुए घोड़ा बेचने वालों के परिवार का एक बेहद खूबसूरत और स्मार्ट छोकरा अपने को लगातार पढ़ाई लिखाई से परे करके सिनेमा के प्रति अपनी दीवानगी के साथ मुंबई पहुंचता है और न केवल अपने को स्थापित करने में कामयाब रहता है बल्कि किस तरह उसके डायलॉग लोगों की जुबान पर घर घर पहुंचते हैं और लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। यह पुस्तक उसके बारे में बताती है और ख़ास बात यह कि इस पुस्तक में अजीत के जीवन से जुड़े हर पहलू को कई दशकों, लगभग 2 दशक से अधिक समय तक के श्रम और याददाश्त के सहारे, उनके जीवन में आए लोगों के सहारे, उनके जीवन में आए लोगों के संस्मरणों के सहारे, सलीम का भी इसमें संस्मरण है जो सलमान खान के पिता हैं, उनके संस्मरणों के साथ यह पुस्तक आती है। वाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। ये कुल टॉप 10 पुस्तकें सिनेमा श्रृंखला की थी बुक कैफ़े में। ये वो पुस्तकें हैं जो बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैंने पढ़ी थी। मैंने बताया पहले ही कि ये क्रमवार नहीं है, पहली पुस्तक भी आखिरी हो सकती है, आखिरी पुस्तक भी पहली हो सकती है। मेरी समझ से सिनेमा श्रृंखला की टॉप 10 पुस्तकों को अगर आप सिनेमा में अभिरुचि रखते हैं तो आपको खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इन पुस्तकों के लेखक, अनुवादक और प्रकाशक सभी को बधाई। कल टॉप 10 की यह श्रृंखला जारी रहेगी। मैं किसी और विधा की पुस्तक के साथ आपके पास पहुंचूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। बुक कैफ़े के टॉप 10 पुस्तकों के बारे में अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइए। धन्यवाद।